हेलो गाइस, वेलकम टू अर्चित शो। आज हम हमारा एपिसोड एक ही बहुत ही जाने माने फोटोग्राफर, जिमी जिप ऑपरेटर, जिसे खुद का हाथ से अपना ड्रोन बनाया हुआ है, ऐसे एक व्यक्ति और जो डेटा रिकवरी एक्सपर्ट की तरह जिसे आज हमारा पूरे फोटोग्राफर समाज जानता है, ऐसे श्री विजय रामबिया जी से क्या साथ होगा। जिम ने पहले वेडिंग फोटोग्राफी शुरू करके साउंड इंजीनियरिंग करके उसके बाद उन्होंने अपना खुद का ड्रोन बनाया, उन्होंने बड़े से बड़े जिमी ऑपरेट की और आज जो इंटरनेशनल और नेशनल इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कवर करते हैं अपने कैमरे के थ्रू, ऐसे हमारे श्री विजय रामबिया जी आज उनके साथ हमें सुंदर अच्छा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं रिगार्डिंग द डेटा एंड इट्स इम्पोर्टेंस, जिसमें आप जानेंगे कि डेटा रिकवरी क्या होती है, कौन सा मीडियम आपके लिए अच्छा है डेटा का, क्या आपको एसएसडी परचेज करनी चाहिए, आपको हार्ड डिस्क परचेज करनी चाहिए, आपको कौन से एसडी कार्ड परचेज करने चाहिए, आपको कैसे अपने डेटा को संभालना है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट हर एक की लाइफ में है। अगर आप आज फ़ोन भी ऑपरेट करते हो, आज आप कैमरा ऑपरेट करते हो या आज आप कुछ भी ऑपरेट करते हो जिससे भी डेटा का पार्ट है, चाहे वो कैमरा हो, चाहे वो फ़ोन हो या चाहे वो कोई प्रकार की हार्ड डिस्क हो, वो सब के लिए हमें डेटा रिकवरी की ज़रूरत पड़ती है। ऐसे में डेटा रिकवरी एक्सपर्ट मिस्टर विजय रामबिया के साथ आज हम पॉडकास्ट कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू। विजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। धन्यवाद कि आपने अपने इतने बिजी शेड्यूल में से जो आप इतने लोगों के लिए डेटा रिकवरी करते हो, जो भगवान का काम है। बिकॉज हम एक फोटोग्राफर एज अ मीडिया प्रोफेशनल्स और एज अ फोटोग्राफर्स, एज अ वीडियोग्राफर और एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जो अपने स्पेशल मेमोरीज सेव करते हैं फ़ोन के अंदर, कोई मीडिया स्टोरेज के अंदर, जब वो करप्ट हो जाती है या जब उसका डिस्ट्रॉय होता है, तब जो जान जलती है वो हम अच्छे से जानते हैं। और उसमें आप हमारे लिए एज अ गॉड या एज अ डेटा सेवर करके आप आते हो और हमारा डेटा सेव करते हो। ये आप बहुत अच्छा काम करते हो। तो मैं चाहूँगा विजय जी, जो हमारे ऑडियंस के साथ पहली बार मिल रहे हैं, जो आपको पहली बार हमारे वीडियो के थ्रू देख रहे हैं, उनके लिए आप अपना एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन दें कि आपने कैसे अपनी फील्ड चालू की, कौन सी उम्र से शुरू की, तो थोड़ा आपके बारे में बताइए सर। धन्यवाद। द अर्चित शो पे मेरे सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं दिल से ये वीडियो देखने के लिए आप सबसे एक रिक्वेस्ट करूंगा। सबसे पहले तो कि अर्चित ने एक कुछ फोटोग्राफर्स के लिए नया करना चाहा है और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा बार बार कि आप अपना प्यार अर्चित को बताएं। आप ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि अर्चित जो ये नए काम में की शुरुआत कर रहा है उसको भी हौसला मिले और ये फोटोग्राफर्स के लिए हमेशा नए नए टॉपिक्स लाता रहे। तो बहुत बहुत धन्यवाद विजय जी कि आपने हमारे ऑडियंस से इधर रिक्वेस्ट किया। और मैं चाहूँगा आप इनकी रिक्वेस्ट 100% सुनिए और हमको लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब भी करिए। प्लस हमने अभी हमारा इंस्टा पेज भी चालू किया है, जहाँ हम इतने बड़े पॉडकास्ट छोटी छोटी क्लिपें आपके लिए लेके आते हैं, जिससे आप हमें हमारे छोटे फॉर्म में हमका बहुत सारा नॉलेज बढ़ा सके। विद इन शॉर्ट पीरियड यू गेट अ मैक्सिमम नॉलेज। विजय जी, अभी सर आपकी हिस्ट्री के बारे में आप सर हमको नॉलेज देंगे तो बहुत अच्छा लगेगा सर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं मेरे बारे में कहना चाहूँगा कि आज ये प्लेटफॉर्म पे मैं एज ए डेटा रिकवरी पर्सन आया हूँ, बट एक्चुअली मैं सिर्फ डेटा रिकवरी वाला नहीं हूँ। मैं आपके बीच का ही एक फोटोग्राफर हूँ। जो जूनियर लोग हैं वो अच्छी तरह मुझे जानते हैं कि मैं फोटोग्राफर हूँ, और जो नए लोग, काफ़ी सारे लोग फील्ड में आए हैं, उनके लिए मैं एक डेटा रिकवरी वाला हूँ। और जर्नी की बात करें तो मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ था 6th स्टैंडर्ड पे। मुझे इतनी भी समझ नहीं थी। मैं चंडी में इंटरव्यू देने गया था। तभी मेरे आज से 35 साल पुराने सेठ, जो उनका नाम है महेश भाई दीक्षित, उन्होंने मुझे बोला था कि बेटा चंडी माँ नहीं आओ नु। तो फोटोग्राफी का पहला इंट्रोडक्शन मेरा वहाँ से स्टार्ट हुआ। स्कूल के वैकेशंस में मैं लाइट पकड़ने जाता था, वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई। जो वहाँ से जर्नी स्टार्ट हुई उसके बाद मैंने वीडियोग्राफी का काम चालू किया। एक दिन किसी स्टूडियो पे 2 सीनियर फोटोग्राफर्स की डिस्कशन हो रहा था उनका, तो फोटोग्राफी के बारे में कि भाई इतने डिस्टेंस से 2.5 बंदे आएंगे। वो दूसरा फोटोग्राफर बोलते थे
कि नहीं 3 आएंगे, और अनफॉर्चुनेटली उस टाइम एक वाइड लेंस अवेलेबल नहीं था कि जिससे बात को माना जा सके। उस पे से कई सारे टॉपिक्स निकले, टीवी पे से फ़ोटो कैसा लेना है, झूले पे से फ़ोटो कैसा लेना है। तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, यार वीडियोग्राफी में तो हम बटन दबाते, टेलीवाइट करते, फोकसिंग करते और एपर्चर करते, फोटोग्राफी में इतना सारा क्या है? तो मुझे काफ़ी सारा इंटरेस्टिंग लगा। तो मैंने धीरे धीरे फोटोग्राफी भी सीखी, और वहाँ से जो मेरी जर्नी स्टार्ट हुई है, आज तक स्टार्ट है। और मैं चाहता हूँ कि जब मैं दुनिया में ना रहूँ, तभी ऐसे फोटोग्राफर ही लोग मुझे जाने। विजय जी, आपका इंटरव्यू सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। अब तो हमने जाना कि आपने बहुत छोटी एज में शुरू किया, एट द एज ऑफ 6 स्टैंडर्ड, मतलब आपकी एज मेरे हिसाब से मेरे 10 या 12 साल की ही होगी उस समय पे। जो छोटी एज में जब एक बच्चे को ये पता नहीं होता कि उसे क्या करना है ज़िंदगी में, जब माँ बाप उसको अपनी लाइफ की डायरेक्शन देते हैं, तभी आपने आपकी लाइफ का डायरेक्शन सिलेक्ट कर लिया, वो एक बहुत बड़ी बात थी। तो मैं भी ये जानना चाहूँगा कि चलिए आपने अपनी जर्नी फोटोग्राफी स्टार्ट तो कर दी, बट लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस भी हुए होंगे वो फोटोग्राफी के अंदर, कि जिससे आपको ऐसा लगा होगा कि मुझे डेटा रिकवरी में जाना चाहिए। आपके भी एक्सपीरियंस है, आज आपको भी ये फील्ड में 40 प्लस हो गए, 4 डेकेड आपने ये फील्ड को दिए हैं। तो आप इसको आप कैसे थोड़े लाइनों में हमें डिस्क्राइब कर ज़रा बताइए प्लीज़। थैंक्स मुझे यंग समझने के लिए। बाय द वे, मेरी एज है 17 साल, विद द एक्सपीरियंस ऑफ 51, करंटली रनिंग 53। डेटा रिकवरी लाइन अगर देखा जाएगा तो मुझे लाइन के बारे में पता भी नहीं था, एकदम सच बात बता रहा हूँ मैं। मेरे क्लाइंट थे, जिस ज़माने में फोटोग्राफर के पास कंप्यूटर्स नहीं थे, उस ज़माने में मैंने उनका एक फोटोग्राफी का काम किया था। और वो मेरे फ्रेंड, फिलोसोफर, गाइड, गुरु, उनका नाम है राजेंद्र मलानी। मैं उनके ऑफिस में बार बार पेमेंट के लिए वगैरह जाता था, तो हम लोग की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई थी। बार बार कॉफ़ी पीना, बातें करना लंबे 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 टाइम तक, और एडिटिंग के बारे में डिस्कस करना या फोटोग्राफी के बारे में डिस्कस करना। तो उसमें से एक दिन मैंने उनको बोला सर कंप्यूटर सिखाइए ना। मेरे पे भड़क गए, यानी प्यार से जो गुस्सा होता है ना, वो बोला सिखाऊंगा कुछ नहीं, आँख कान दिमाग खुला रखने का। बस वहाँ से मेरे एक दिमाग में नशा सा हो गया कि क्या है ये कंप्यूटर। और मैं उस वक्त लोगों को मजाक में ये भी बोलता था, मुझे तो कंप्यूटर का के भी नहीं आता है। तो सामने वाला बंदा बोलता था कि अरे विजय भाई, कंप्यूटर में के नहीं सी होता है। अरे तो अभी पता चला। सो कंप्यूटर से मेरा रिश्ता जुड़ा, और उस रास्ते पे चलते चलते मैं काफ़ी कुछ क्यूरियोसिटी होती है ना बच्चे में, वैसे ही मैं बच्चा बन के कंप्यूटर के साथ खेलता गया। तभी मैं ऐसे फील्ड में पहुंचा, उनका बिजनेस था हार्डवेयर का और सॉफ्टवेयर का। वो एट ए टाइम शेयर बाजार के लिए 100 कंप्यूटर नेटवर्किंग वगैरह संभालते थे। तो उनके साथ मैं जुड़ा रहा, और कभी कभी कुछ सीखने के लिए ऐसा मेरे को क्यूरियोसिटी होती थी, तो मैं कभी ऐसा बीच में हाथ लगा लेता था ना उनके माउस को। तो मेरे को आज भी याद है, मेरे को हाथ पे ऐसा मारते थे, बीच में हाथ नहीं डालेगा। तो उससे उनके साथ रह के मेरे को काफ़ी सारा नॉलेज मिला कंप्यूटर का, और मैं ऐसे रास्ते पे अननोनली चलने लगा जिसका मुझे पता नहीं था कि ये भविष्य में मुझे यहाँ तक लेके आएगा कि डेटा रिकवरी ऐसा कोई फील्ड भी होता है। उस वक्त मुझे ये भी पता नहीं था, और वो मुझे यहाँ तक लेके आया। तो विजय जी, जैसे आपने बताया कि आप डेटा रिकवरी में आ गए, डेटा रिकवरी इज एक्चुअली साइंस फील्ड, जो कुछ साइंटिस्ट वाली फील्ड हम जिसे कहते हैं, एज ए थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव, जिसने कभी लाइफ में ये सब ट्राई नहीं किया, तो उसे ऐसा था कि वो कोई रॉकेट साइंस है हमारे लिए। बट वो फील्ड में फ्रॉम द बैकग्राउंड ऑफ आर्ट्स, क्योंकि फोटोग्राफी इज इन बैकग्राउंड ऑफ आर्ट, वीडियोग्राफी इज बैकग्राउंड ऑफ आर्ट। तो अब एक आर्ट की फील्ड से साइंस की फील्ड में जंप तो कर दिया, तो आपने उसको सीखा कैसे? बिकॉज डेटा रिकवरी इज नॉट समथिंग, देखिए डेटा चाहे कोई भी हो, चाहे फोटोग्राफी का हो, चाहे पर्सनल लाइफ का हो, या चाहे कोई किसी थर्ड पर्सन का हो, डेटा इज ऑलवेज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। आज अगर मैं कहूँ तो आज मेरे ग्रैंडफादर है, तो उनकी कुछ क्लिप्स मेरे फादर ने, वो मेरे फादर जब फोटोग्राफी करते थे या अभी जो करते हैं, तो वो टाइम में उन्होंने अपने एक नया कैमरा, तो हमने उनकी क्लिप रिकॉर्ड की थी।
जो आज भी हम उसके बहुत एडमायर करते हैं, आज भी देखते तब हम लोग हमारे नॉस्टैल्जिया में जाते हैं। तो वो डेटा उतना इंपॉर्टेंट है एक आदमी के लाइफ के अंदर। इट कैन बी डेटा सेवर और इट कैन बी लाइफ सेवर फॉर सम पीपल्स। एक शादी हम रिकॉर्ड करते हैं, उसके अंदर अगर डेटा मिसप्लेस हो जाए, इट कैन बी ट्रॉमेटिक सिचुएशन फॉर फैमिली एज वेल एज फॉर फोटोग्राफ। तो वैसे फील्ड में जब आपने एंटर किया तो ये सीखना इतना ईजी तो होगा नहीं जितना मैं जानता हूँ। तो आपने इसको सीखा कैसे? गुड क्वेश्चन। समझ लो फोटोग्राफर के पास कंप्यूटर नहीं है। ये डेटा वर्ड तो बहुत बाद में आया, और मतलब जहाँ पे एक्चुअली देखा जाए हकीकत में, तो डेटा हम इसको क्यों बोलते हैं कि ये डिजिटल फॉर्म में है, इसके लिए डेटा। फोटोग्राफी फील्ड पहले भी था, पहले रोल हुआ करता था, तो रोल में भी ऐसी सब सिचुएशंस आती थी कि भाई रोल को कभी डेवलपिंग करते करते गलत केमिकल की वजह से या गलत मैनुअल कुछ ज़्यादा ओवर एक्सपोज की वजह से या अंडर एक्सपोज की वजह से फ़ोटो बिगड़ते थे। वो भी एक तरीके का डेटा ही है एक्चुअली में, बट वो एनालॉग फॉर्म में था, ये डिजिटल फॉर्म में है। और डिजिटल फॉर्म में होने के बावजूद जो कंप्यूटर की नॉलेज मुझे मिली, जैसे कि एक आईटी वाला बंदा होता है, एक नेटवर्किंग वाला बंदा होता है, कंप्यूटर में बहुत सारी फील्ड्स है। तो जैसे मैंने बताया, मेरे मित्र की वजह से, राजेंद्र मलानी की वजह से मुझे उनके साथ मैं काफ़ी रहा हूँ। जैसे कि मेरा एक वक्त में मेरा ऑफिस खुद का उनके ऑफिस में था, सो मुझे वो लेवल का नॉलेज मिला है जिसकी वजह से मैं डेटा रिकवरी फील्ड में आया। और एक्चुअली में डेटा रिकवरी तो मैं पहले भी करता था, बट पॉपुलर कहाँ से हुआ, जैसे अभी मैं कच्ची हूँ, हमारे में एक माताई को प्रसाद होता है जिसको पहड़ी बोलते हैं। तो एक दिन लकी मेरे गांव का भी पेड़ी था और मेरे मम्मी का गांव का भी पेड़ी था, और जो फोटोग्राफर है, हमारे सीनियर फोटोग्राफर है तिलक सतिया, वो मेरे मम्मी के गांव के हैं, तो उनको मैं मामा बोलता था। तो मम्मी के गांव के होने की वजह से वो हमारे ग्रुप में भी थे। तो मैंने उनको कॉल किया, मामा आप कहाँ हो? तो उन्होंने बोला, विजय तू कहाँ खड़ा है? तो मैंने बोला मैं पहले माले पे, और मेरे मम्मी के गांव का दूसरे माले पे, और हमारा पेड़ी प्रसाद यानी माता जी का पहले माले पे था। वो मुझे आए और मेरा हाथ इस तरह से पकड़ के, जो स्पॉन्सर यानी कि जिन्होंने माता जी का प्रसाद रखा था हमारे गांव के थे, उनसे मेरी मुलाकात करवाई और उनसे मेरे बारे में बातें की। तो उन्होंने मुझे बताया कि ठीक है कभी आके मिल। ये चैप्टर वहीं ख़त्म हुआ और मैं निकला वहाँ से मेरे दोस्त के घर पे। दूसरे दिन दोपहर में तिलक मामा का कॉल आया, अरे विजय कहाँ है? अरे मामा आप इतने डरे हुए क्यों हो? अरे विजय प्रॉब्लम हो गया। क्या प्रॉब्लम हुआ मामा? बोले कल जो तू आया था ना, वो सब माता जी का फोटो चाइनीज कैरेक्टर में कन्वर्ट हो गया है, डेटा दिखता ही नहीं है। और अभी मैं भोगी भाई यानी कि जो हमारे गांव के हैं, भोगी काका बोलता हूँ मैं इनको, सीनियर है, उनको अभी मैं क्या जॉब दूंगा? मैं बोला आप टेंशन मत लो, आप कार मेरे को भेज दो, मैं देख लेता हूँ। मुझे अभी भी बराबर याद है कि 1138 फोटोज थे, वो मैंने पूरे रिकवर किए थे, और उसके बाद में पॉपुलर हुआ मैं। ग्रेट। और इसके लिए मैं आप सभी दर्शकों को और मेरे जितने भी फोटोग्राफर मित्र हैं उन सभी को धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों की वजह से मेरा इतना नाम हुआ और आज मैं यहाँ पे बैठ के आप लोग से बातें कर रहा हूँ। तो विजय जी एक क्वेश्चन जो भी देखिए, हम लोग आईटी से इतने रिलेटेड नहीं करते, फोटोग्राफर है तो एक आईटी फील्ड के इतने वी आर नॉट डिस्क्रिप्टिव अबाउट दैट पॉइंट। मुझे ये बताइए जो डिजिटल डेटा और एनालॉग डेटा आपने जो दो प्रकार के डेटा बताए, इसके अंदर बेसिक इसकी एक छोटी डेफिनेशन और क्या एक्चुअली दोनों डेटा में क्या डिफरेंस था एंड विच वन इज गुड, थोड़ा इसके बारे में बतावानी है। डिजिटल और एनालॉग आज की तारीख में जिसको हम डेटा बोलते हैं वो पहले भी हुआ करता था, बट वो कंप्यूटर की भाषा की वजह से वही चीज़ को हम डेटा बोलते हैं। जैसे कि आप पहले VHS की कैसेट हुआ करती थी, डीवी टेप्स हुआ करते थे, तो वो एनालॉग में रिकॉर्डिंग होता था। पहले फोटोग्राफी करते थे, रोल
में आप फोटोग्राफी करते थे, डेवलपिंग प्रिंटिंग करते थे और उसका प्रिंट्स बनाते थे। आज की तारीख में वैसा नहीं है। आप कार्ड्स पे रिकॉर्ड करते हो और सीधा उसको वो डिजिटल फॉर्म में रिकॉर्डिंग होता है और आप उसको ट्रांसफर फास्ट कर सकते हो। तो बेसिकली क्या होता है कि जब पहले के ज़माने में VHS कैसेट हुआ करती थी, तो कभी VCR में फंस जाती थी, तो टेप का उतना टुकड़ा आप काट देते थे और उसी टुकड़े को जॉइन करके आपका थोड़ा 10 या 15 सेकंड का वीडियो आपका चला जाता था। बट आज की तारीख में ऐसा नहीं होता है। आज की तारीख में क्या होता है, कंप्यूटर आने की वजह से ये फॉर्मेट, डिजिटल फॉर्मेट आया, डिजिटल फॉर्मेट की वजह से पूरा कार्ड करप्ट हो जाता है, वायरस लगता है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं, गलती से फॉर्मेट हो जाता है। तो जो पहले के टाइम में इतना डेटा जितना लॉस्ट नहीं होता था, उससे कई गुना डेटा आज की तारीख में लॉस्ट होता है। तो ये हर चीज़ के कॉइन्स, जिसको मैं कहूँगा कि हर चीज़ के कॉइन्स की टू साइड्स रहती है। आपका डेटा आज के ज़माने में डेटा ट्रांसफ़र हो जाता है, कहीं से भी कहीं पे भेज सकते हो, ये प्लस पॉइंट है। बट उसके नेगेटिव पॉइंट्स भी उतने ही हैं। पहले के ज़माने में जो जितना जितना डेटा लॉस नहीं होता था, उससे कई गुना ज़्यादा आज हो रहा है। तो हर चीज़ सिक्के की पहलू होती है, प्लस या माइनस। आप उसमें क्या देखते हो, वो पर्सन टू पर्सन हर एक के लिए अलग होता है। इसलिए प्रसिद्ध दुआ है ना रामचरितमानस में, प्रभु मुहूर्त देखी तब ऐसी। एग्जैक्टली। तो विजय जी, जैसे आपने बहुत बताया डेटा के बारे में, एनालॉग और डिजिटल डेटा के बारे में, जान के मुझे बहुत अच्छा लगा और ओवरवेल्म्ड हुआ मैं। तो अब मुझे ये बताइए कि जो मेरा आपको पर्सनली ज़्यादा हमारी पहचान हुई कि आज से कुछ साल पहले मेरा एक डेटा का कार्ड था, एक फंक्शन था विच वॉज करप्टेड, जो मेरे कैमरे में लो लेवल फॉर्मेट हो गया था, जैसे आपने बताया था। तो वो रिकवरी से हमारी पहचान हुई थी। आपका कॉन्टैक्ट मुझे एक हमारे ही मिड पर्सन है दया राडिया करके, जो बिग सीनियर फोटोग्राफर है, उनसे हमारी कॉन्टैक्ट हुई थी। तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो जीरो लेवल फॉर्मेट और नॉर्मल फॉर्मेट, तो एक्चुअली दोनों में पहले फ़र्क क्या है, पहले ये समझाइए। जीरो लेवल फॉर्मेट नहीं, बट फॉर्मेट में तरीके होते हैं। कैसे होता है कि आप हर कोई मेरा या आपका चैनल पे जो भी ऑडियंस मुझे सुन रहे देख रहे हैं, हर कोई टेक्निकल बंदा नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको एक सिंपल मेथड में समझाऊंगा कि जिसको हर किसी को समझ में आ जावे। आपके पास एक बुक है, उसमें एक पहला पन्ना रहता है इंडेक्स। अभी अंदर उसमें लेसन्स रहते हैं, जैसे आप पढ़ रहे हो ये 10वां लेसन, ये 12वां लेसन, ये 9वां लेसन, तो वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, कहाँ ख़त्म हो रहा है, वो आपको इंडेक्स पेज में मिलता है। तो अगर समझो मैंने इंडेक्स पेज फाड़ दिया, तो वहाँ पे वो लेसन तो है, ठीक है। सेम उसी तरह जब आप फॉर्मेट करते हो तो फॉर्मेट के कई प्रकार होते हैं। जैसे कि आपने कोई जगह हायर कर लिया 11 महीने के लिए, आपका एग्रीमेंट ख़त्म हो गया, उसके बाद मैं आया और मेरा सा कुछ थोड़ा सा सामान पड़ा हुआ है वहाँ पे, और लेकिन वो जगह के बाद जिस जगह का ऑनर है वो बोर्ड लगा देगा दिस इज फॉर हायर, मतलब ये जगह खाली है और इसको भाड़े पे देनी है हमको। सेम उसी तरह जब आप फॉर्मेट करते हो तो उसमें कुछ प्रोसेस होता है। एक प्रोसेस ये होता है कि वो सिर्फ इंडेक्स का पन्ना फाड़ देगा, जैसे मैंने अभी आपको समझाया, वहाँ पे लेसन है, तो उससे हम लोग रिकवरी करते हैं। दूसरा प्रोसेस ये होता है कि इंडेक्स का पन्ना भी मैंने फाड़ दिया और बाकी की बुक भी फाड़ दी, पत्ते पूरे, जिसको हम बोलते हैं लो लेवल फॉर्मेट। इन लो लेवल फॉर्मेट भी, इसकी भी एक कहानी है छोटी सी, कि पैनासोनिक का AGC सीरीज़ वगैरह जो है कैमरा, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ। लोगों को आज भी काफ़ी सारे लोगों को पता नहीं है कि लो लेवल फॉर्मेट क्या होता है। तो लो लेवल फॉर्मेट यानी एक सामान्य भाषा में समझाऊँ तो जैसे आप नया कार्ड खरीदते हो और उस कार्ड में कुछ भी डेटा नहीं रहता है, सेम वो फॉर्मेट इस तरीके से करता है, टोटली आपका डेटा वाइप आउट हो जाता है और उसमें अंदर कुछ भी नहीं बचता। इस पर मैंने 2017 में आर्टिकल लिखा था। इसके लिए कंपनी ने नया टेक्निक इजाद किया कि आपका जो कार्ड है वो बड़ी बड़ी फाइलें रिकॉर्ड्स करता है और अंदर कुछ भी थोड़ा सा कचरा रह जाता है। कचरा आई मीन थोड़ा जिसको आपके काम का नहीं है, कुछ डंप और बिन। हाँ, तो वो क्लीन नहीं होता है। अभी कैसे होगा, जैसे आपके घर में भी एक
डस्टबिन पड़ी हुई है, आपने थोड़ा डाला अंदर कचरा, फिर और थोड़ा डाला, एक दिन वो डस्टबिन भर गई, फिर वो डस्टबिन के बाहर गया। तो ये जो रहता है, इसमें भी आपको वैसा ही होता है सिमिलर कुछ। उसकी पर्टिकुलर एक थोड़ी सी स्पेस रहती है। जब वो स्पेस के बाहर हो जाता है कुछ, जब भी जाके आपका कार्ड करप्ट वगैरह होता है और प्रॉब्लमेटिक होता है। आपका जैसे कि सोनी का कैमरा है, कैनन का कैमरा है, अलग अलग कैमरे की हर एक की एक इन्फॉर्मेशन वहाँ पे राइट होती है। फिर वो दूसरे कैमरे में डालने के बाद पूरी तरह वाइप आउट नहीं होती है, तो वो कुछ रह जाता है। फिर जब वो थोड़ा थोड़ा रह के जमा हो जाता है, तभी वो जाके करप्ट वगैरह होने का चांस रहता है। करप्ट के और भी रीजंस है, उसके पे हम बाद में आएंगे। तो फॉर्मेट का जो तरीका होता है वाइप आउट, ये कंपनी ने आपको एक फैसिलिटी दी है कि आप बड़ी बड़ी फाइलें रिकॉर्ड करो और वो लैग ना हो। तो उसकी वजह से ये लो लेवल फॉर्मेट इजाद हुआ। इससे भी आगे अभी के नए जनरेशन्स के जो कैमरे हैं, जो अभी तक, ये पहली बार मैं आपके प्लेटफॉर्म पे, आपकी चैनल पे रिवील कर रहा हूँ, जिस पे मैंने अभी तक आर्टिकल भी नहीं लिखा है। मैं आर्टिकल लिखने वाला हूँ कि इनिशियलाइज, आजकल के आर सीरीज के कैमरे में इनिशियलाइज आता है, वो इनिशियलाइज भी उसी प्रकार का एक है कि वो फॉर्मेट करता है कार्ड को, बट वहाँ पे अभी फॉर्मेट नाम इस्तेमाल नहीं होता है। काफ़ी सारी कंपनी जैसे कि कैनन है फॉर एग्जांपल, वहाँ पे जब आप फॉर्मेट करने जाते हो तो एचडी कार्ड के लिए पर्टिकुलर आपको एक वहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो टिक निकालना रहता है। तो काफ़ी लोगों को बाय डिफ़ॉल्ट वो कैमरा जब परचेस करते हैं और उनको सेटिंग नहीं पता चलता, तो उसी सेटिंग पे कंटिन्यू करते हैं और बाद में वो ये उम्मीद रखते हैं कि ये मेरा डेटा रिकवर हो जाएगा। अब तक जहाँ तक मेरा नॉलेज है, लो लेवल फॉर्मेट के लिए कोई भी टेक्नोलॉजी बनी नहीं है, क्योंकि कंपनी का पर्पज़ है आपको एक, आपका कार्ड लैग ना हो, अच्छी तरह चले, उसके लिए वो दिया हुआ है। तब फॉर्मेट तभी करें जब आपने पूरा डेटा बैकअप कर लिया है, उसका बैकअप बना लिया है, 2 या 3 कॉपीज़ व्हाटएवर जो आप बनाते हो, उसके बाद आपको फॉर्मेट करना चाहिए। ये मेरी एक छोटी सी सजेशन है मेरा कि ऐसे ही करना चाहिए। जो नए कैमरे हैं वो भी उसी तरह की इनिशियलाइज होगा, आपका अंदर डेटा बचेगा नहीं कुछ भी। जैसे कि आप फॉर एग्जांपल एक फ्रेम वीडियो का 25 या 50 फ्रेम में, 60 फ्रेम में शूट करते हो, शूट करने के बाद उसका एक भी फ्रेम अंदर बचेगा नहीं। उसको कहा जाता है लो लेवल फॉर्मेट, या तो नए भाषा में इनिशियलाइज करना कार्ड को। निकॉन जैसे कैमरे हैं उसमें से इस तरीके का नहीं होता है। तो हर एक कंपनी का एक अपना टेक्निकल फंडा रहता है, उस फंडे पे वो काम करती है। जैसे सोनी कंपनी है, तो सोनी में भी लो लेवल बाय डिफ़ॉल्ट कहीं लिख के नहीं आता, ना उसको आप कर सकते हो, मतलब हटा नहीं सकते हो। तो हर कंपनी की एक टेक्नोलॉजी होती है, वो कंपनी उस टेक्नोलॉजी पे काम करेगी। आपको अपना काम करना है, बैकअप लेना है और फिर फॉर्मेट करना है। तो ये गुड न्यूज़ है हमारे निकॉन यूजर्स के लिए कि आपके कैमरे में डेटा फॉरवर्ड होने के बाद भी रिकवर होने का चांस होता है। तो सर, जैसे भी आपने बताया, इतनी सारी बातें हमारी हुई रिगार्डिंग डेटा फॉर्मेटिंग, तो फिर एक जो क्वेश्चन बहुत फोटोग्राफर्स जो रिसेंटली में दिमाग में आता होगा सब सुनने के बाद, एक डेटा या डिलीट कर दिया और फॉर्मेट कर दिया, तो दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है? क्योंकि हम जैसे बोलते हैं ना कि एक इज वन इज क्वालिटी और इज क्वांटिटी, जस्ट लाइक दैट की जो फॉर्मेटिंग और डिलीटिंग, दोनों का बेसिक डिफरेंस क्या है और दोनों का फर्क रिकवरी में क्या पड़ता है? ऐसा है कि एक गुजराती में कहावत है, कुआમાં હોય तो हवाड़ाમાં आवे। मतलब अगर है ही नहीं वहाँ पे, जैसे अभी मैंने बताया आपको लो लेवल फॉर्मेट के बारे में, अगर वो टोटली वाइप आउट ही हो चुका है, आपका कार्ड नए कार्ड के ही ऐसा हो चुका है, तो आप डेटा आएगा कहाँ से? और मैं कोई भगवान नहीं हूँ, मेरा काम है उस पर मेहनत करना, उसका फॉल्ट ढूंढना और वो डेटा निकाल के आपको रिट्राइव करके आपको देना। डिलीट में फ़र्क ये होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जांपल बताया, इंडेक्स डिलीट होता है बट वो वहाँ पे रहता है, तो वो एक अलग तरीका है। जनरली क्या होता है कि जिसका भी डेटा जाता है उसके लिए सिर्फ एक ही पॉइंट होता है कि मेरा डेटा लॉस्ट हो चुका है।
बट हमारी नज़र में उसकी काफ़ी सारी बीमारियां होती हैं। अभी जो मेरा काम करने का तरीका है, जो मैंने मेरे गुरु के पास से सीखा, हम किसी का भी डेटा लॉस्ट हो उस तरीके से डायरेक्ट अटेम्प्ट नहीं करते। हम फॉल्ट ढूंढते हैं, समझते हैं उसको। हर बीमारी के लिए एक दवा तो होता नहीं है, तो सेम उसी तरह हम फॉल्ट को समझते हैं कि क्या हुआ है एक्चुअली में, और उस पर से फिर हमारा एक्सपीरियंस उसमें जोड़ते हैं और फिर ये डिसाइड करते हैं कि क्या करना चाहिए, तो ताकि आपका डेटा लॉस्ट ना हो और आपको आपका डेटा मिले। आप एक डॉक्टर वाला काम करते हैं कि पहले जगह डेटा की नस चेक करते हैं कि डेटा जिंदा है भी कि नहीं। जिंदा है तो उसको आप रिवाइव करते हैं, सीपीआर देते हैं जिंदा करने के लिए। सीपीआर देने के बाद अगर जिंदा हो गया तो रिकवर का वो देते हैं। तो आपका प्रोफेशन डॉक्टर जैसा है। सिमिलरली काफ़ी सारे फोटोग्राफर्स के आप मोबाइल, आप अगर नंबर मांगते हो मेरा, जो ग्रुप में मैं नहीं हूँ वहाँ से भी नंबर आते हैं, तो जो उन्होंने सेव किया रहता है ना मेरा नाम, वो सुन के कभी मुझे खुद को हंसी आती है। किसी ने फायर ब्रिगेड में सेव किया हुआ है, किसी ने डॉक्टर सेव करके रखा हुआ है। तो ये सब जब नए नए नाम आता है तो मुझे खुद को भी ताज्जुब होता है। तो हमने से जेठालाल के लिए आप तारक मेहता हो। अब सर, ये तो हुआ डेटा रिकवरी के बारे में थोड़ी जानकारी। देयर आर द लो चांसेस ऑफ डेटा गेटिंग डेटा करप्टेड। ऐसी कोई टिप्स जो आप हमारे फोटोग्राफर्स को देना चाहे फॉर गेटिंग दैट डेटा मोर सिक्योर्ड while copying और while writing? फर्स्ट ऑफ ऑल थोड़ा करेक्शन मैं चाहूँगा, क्योंकि मैं कभी भी किसी को गलत एडवाइस नहीं देता हूँ, चाहे वो मेरे पास आए या ना आए, और किसी भी प्रोफेशनल डेटा रिकवरी वाले के पास जाए। तो डेटा लॉस्ट ना हो, ऐसी दुनिया में कोई टेक्निक बनी ही नहीं है कि आप कितना भी प्रिकॉशंस ले लो, डेटा लॉस हो सकता है। प्रिकॉशंस लेना यानी ऐसा नहीं बता सकते कि भाई डॉक्टर है तो बीमार होएगा ही नहीं कोई, ऐसा नहीं हो सकता। इमीटेक डेफिनेटली। और टिप के बारे में मैं खुद आर्टिकल्स लिखता हूँ, जो मैं टाइम टू टाइम मेरे सभी व्हाट्सएप ग्रुप में फॉरवर्ड करते रहता हूँ और मेरे सभी मित्रों को मिलते रहते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बताऊँ तो आपको थोड़े प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, जैसे कि अगर आप सोनी यूज़र हो या निकॉन यूज़र हो, आपके पास मल्टी ब्रांड्स के कैमरा हैं, तो मैं ये एडवाइस दूंगा कि आप उस पर्टिकुलर कैमरे के लिए पर्टिकुलर कार्ड्स का सेट रखिए। आप ऐसा मत कीजिए कि एक कार्ड उठाया सोनी में डाल दिया, निकॉन में डाल दिया, निकॉन का कार्ड उठा के कैनन में डाल दिया, या फिर अपने फ़ोटो का कार्ड वीडियो में डाल दिया, वीडियो का कार्ड फ़ोटो में डाल दिया। ऐसा क्यों नहीं करना चाहिए कि सपोज आपका डेटा अंदर है, फोटो है, आप वीडियो के कैमरे में डालोगे, आपको फोटो नहीं दिखेगा, आप ये समझोगे कि इसमें डेटा नहीं है, आपने फॉर्मेट कर दिया, या वाइस वर्सा, वीडियो का कार्ड फोटो में नहीं दिखेगा। और काफ़ी सारी बार उससे क्या होगा कि जब हर कंपनी अपना एक फॉर्मेट का तरीका रहता है, जैसे चाहे आपका घर और मेरा घर एक ही बिल्डिंग में हो, तो ये ज़रूरी नहीं है कि जिधर मेरा किचन है उधर ही आपका किचन होगा, जिधर मेरा हॉल है उधर ही आपका हॉल होगा। हो सकता है वो अलग जगह पे हो। तो सेम उसी तरह हर एक कंपनी का एक मेथड रहता है। जब आप कार्ड फॉर्मेट करते हो तो उसमें वो अलग अलग जगह पर डेटा सेव होता है। किसी का DCAIM फोल्डर में होता है, किसी का प्राइवेट में होता है, किसी का क्लिप्स में होता है। तो एक फंडा आपको अच्छी तरह समझ लेना चाहिए बेसिक, कि भाई हर एक कार्ड का फॉर्मेट का तरीका अलग होता है। और दूसरी भाषा में ये भी हो सकता है कि एक बाप के 3 बेटे हैं, जैसे कि आपने एक कोई ब्रांड का कैमरा अलग अलग मॉडल यूज़ करते हो, तो आप ये मत समझो कि भाई ये एक ही ब्रांड का कैमरा है तो मैं एक कैमरे में से निकाल के दूसरे कैमरे में डालूंगा तो मेरा कार्ड चल जाएगा, मुझे फॉर्मेट करने की ज़रूरत नहीं है, या डेटा दिखाई देगा या करप्ट नहीं होगा। ये गलती ना करो, कभी भी मत करो। क्यों कि जब आप फॉर्मेट करते हो तो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का कैमरा होगा अगर, तो हो सकता है वो पीछे वाले आपके मॉडल से कुछ अलग टेक्निक यूज़ की होगी, जैसे कि सेक्टर की साइज अलग होगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये सब तो आपको पता नहीं है। तो काफ़ी सारे लोग
जैसे हम लोग पुराने समय में करते थे, तू लड़की के घर पे जा, मैं लड़के के घर पे जाता हूँ, फिर अपन दोनों वाड़ी पे मिलेंगे, हॉल पे मिलेंगे या तो ग्राउंड पे मिलेंगे, और वो VHS की कैसेट में डायरेक्ट मिक्सर वाले को दे दूंगा और वो चल जाएगा। ऐसा नहीं होता है, आप करो भी मत। मैं ये एडवाइस भी नहीं दूंगा कि आप ऐसा करो कि एक ही ब्रांड का कैमरा होने के बावजूद भी ये सब मत करो। टाइम टू टाइम कार्ड बदली करते रहो। और फॉर इंटरप्टिंग यू, कार्ड की एक लाइफ स्पेन आपकी सबसे क्या होती है? उसको 6 महीने वापरना चाहिए, 1 साल वापरना चाहिए, 2 साल वापरना चाहिए, या चलिए 6 महीने में बहुत ऐसा होता है कार्ड 6 महीने में खराब हुआ, तो व्हाट आर द साइंस ऑफ द कार्ड ये भाई अब ये कार्ड खराब हो रहा है? इस साइंस के पीछे कोई साइंस नहीं है। अभी आपको ये जान के ताजुब होगा कि आपकी भाषा में, अगर एक नॉर्मल यूज़र की भाषा में मैं कहूँ तो कंपनी वारंटी देती है। वारंटी इज डजंट मीन द गारंटी ऑफ योर डेटा। डेफिनेटली आई एग्री टू दिस पॉइंट। ओके, अगर समझो किसी कंपनी ने कार्ड खराब होने की आपको वारंटी दे भी दी, रिप्लेसमेंट की वारंटी भी देगी, तो आपका डेटा मिलने वाला नहीं, पहली तो चीज़ ये। और रही बात कार्ड के लाइफ की, तो जैसे आप किसी भी कंपनी की गाड़ी खरीदते हो, बाइक खरीदते हो, तो वो आपको बताते हैं कि भाई इसमें 50 का एवरेज आएगा, तभी मिलता है आपको। क्यों नहीं मिलता है? तो कमी मिलता है बिकॉज द वे ऑफ टेस्टिंग इज समथिंग डिफरेंट। एग्जैक्टली। तो ये आपके सवाल में जो अभी आपने बताया उसी में आपका जवाब है। वहाँ का एनवायरनमेंट अलग रहता है। जैसे कि वो AC में रहता है और बार बार कार्ड निकालना डालना, या तो फिर मिस हैंडलिंग, या तो पावर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स, या तो OS से रिलेटेड प्रॉब्लम, ये सब नहीं होते। उसका एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट होता है। जो एनवायरनमेंट में आप काम करते हो वो एनवायरनमेंट हर बंदे का अलग होता है। कई लोग काफ़ी गर्मी में काम करते हैं, कई लोग काफ़ी ठंडी में काम करते होते हैं। ये एक ह्यूमन बॉडी की तरह होते हैं। ना ज़्यादा ठंड बर्दाश्त कर सकता है, ना ज़्यादा गर्मी बर्दाश्त कर सकता है, और ना ज़्यादा काम कर सकता है, ना ज़्यादा आराम कर सकता है। तो एक कार का लाइफ के बारे में इसका और एक एग्जांपल मैं आपको दूंगा। आप कैसे गिनते हो कार की लाइफ? फ्रैंकली अगर आप मुझे पूछेंगे तो मेरा ऐसा मानना था कि आपसे मिलने से पहले कि कार्ड को 6 महीने 1 साल वापरा ना, इट्स अ गुड टाइम टू चेंज इट, बिकॉज कहीं कोई क्लाइंट का डेटा लॉस हो गया और 1 साल के ऊपर कार्ड वापरना है पीछे, तो बोलते हैं जो आपसे चलिए कार और बहुत महंगे हो गए, जो नए मिररलेस कैमरे आ रहे हैं, CF कार्ड लग रहे हैं, SD कार्ड UHSD लग रहे हैं, जो एक कार्ड 10-12 हज़ार का है, बट पहले ऐसा नहीं था। पहले कार्ड आते थे 1000, 1500, 2000 के रेंज में। तो ऑन दैट टाइम देयर वाज एन ईजी ऑप्शन टू चेंज द कार्ड, वाज अ गुड ऑप्शन। बट जो आज कार्ड आ रहा है, जैसे मैं भी जो कैमरा शूट कर रहा हूँ Z6 Mark II निकॉन का, तो UHSD टू कार्ड लगता है, एक कार्ड लगता है CF Express B, एक कार्ड की कीमत ही 12,000 है, 13,000 है। तो एक अभी एज अ फोटोग्राफर पर्सपेक्टिव एक डर हमें बना रहता है, और इसीलिए ये क्वेश्चन भी हमारे मन में आता है कि क्या रहता एक्सपेक्ट करें, बिकॉज अभी CF Express 2 का कार्ड रीडर ही मिलना मुश्किल है मार्केट में। आज बहुत कम कंपनी है जो उसका कार्ड रीडर बना रही है, बहुत कम कंपनी है जो CF Express 2 भी कार्ड बना रही है। USHD कार्ड बहुत महंगे हैं, बहुत एक्सपेंसिव है, शूट कैसे टेक केयर करें? बिकॉज कार्ड समझ लीजिए फोटोग्राफर के लिए वो है ना, जैसे एक इंसान की बॉडी में हार्ट जो काम करता है, वो काम हमारे लिए कार्ड हमारी वेडिंग के अंदर या हमारी कमर्शियल्स के अंदर वो करता है। इस सब जितना भी खून उसने जमा किया है अपनी आंखों से, अपनी कैमरे से क्लिक किया है, सब खून आखिर में जाता है हार्ट में, जैसे हर चीज जाती है डेटा कार्ड में। जो कार्ड है उसे कैसे मेजर करें, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एट पर्सपेक्टिव फोटोग्राफर। अगर इससे आंसर कर पाएंगे तो इट विल बी ग्रेट हेल्प टू ऑल ऑफ द फोटोग्राफर्स हु आर वाचिंग अस, और द नॉर्मल मीडिया पर्सन जो भी मीडिया करते हैं, या बेसिकली फोन का भी, फोन के अंदर भी आज UHSD 2C 3.2 3.1 SSD फोन के अंदर भी आने लगी है, तो उसी के लिए भी बहुत बड़े हर एक वाइड एंगल के लिए हेल्पलाइन होगी। जरूर, इट्स अ गुड, वेरी गुड क्वेश्चन। ऐसा है कि थोड़ा मेरा इसका जवाब लंबा रहेगा। पहले मेरी बात रहेगी कार्ड के लाइफ के बारे में। तो ऐसा होता है कि एक एमेचर ने कार्ड खरीदा है, एक कार्ड आपने प्रोफेशनल ने खरीदा। एमेचर 5 साल में जितना फोटोज वीडियोस नहीं उसमें शूट करेगा, और एक प्रोफेशनल एक दिन में कहो या 1 महीने में कहो,
उस लोग कार को दिन के 5,000 फोटो, 4,000 फोटो, 6,000 फोटो। तो अभी आप मेरे को आप जवाब दीजिए कि कार की लाइफ तो आप कैसे गिनेंगे? एक प्रोफेशनल फोटोग्राफर ने उसको जितना यूज किया उसके हिसाब से आप कार की लाइफ गिनेंगे, या तारीख टू तारीख कि आपने 2023 में कार खरीदा और ये 2025 तक चला, आप कैसे लाइफ गिनेंगे? बहुत सही सर आपका सवाल है। बट यही होता है कि एक प्रोफेशनल, अभी देखिए अभी एक्चुअली हमारे पॉडकास्ट लिसनर्स भी है, उसमें मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारी एक बड़ी जनता फोटोग्राफर्स के वो प्रोफेशनल्स। तो मैं चाहूँगा कि आप इसे दोनों एंगल से मैं जवाब दें, ठीक है। एमेचर के एंगल से भी थोड़ा कर दें, क्योंकि कुछ तो ऐसे भी होंगे जो भी शुरू कर रहे हैं तो दे आर फ्रॉम द एमेचर एंगल। और ये बात मैं आपके कहने से एग्री करता हूँ कि एक दिन में 1000-2000 फोटो की एवरेज आती ही आज की वेडिंग में। तो एक एमेचर और एक प्रोफेशनल, आप जिस कैमरे पे शूट कर रहे हो वो मे बी 4K हो सकता है, 2K हो सकता है। द सेम वे वही कंपनी का कैमरा आपको एमेचर्स के लिए मिलता है 25-35 हज़ार में, 35,000 में, 1 लेंस और 2 लेंस। तो उसी तरह कार में भी क्वालिटीज होती है। एमेचर कार सस्ते लेवल के होते हैं, प्रोफेशनल कार्ड्स महंगे होते हैं। पहले डीवी टेप्स, जहाँ तक मुझे आइडिया है, मैंने एक 350 रुपीज़ में खरीदता था, बाद में डाउन गया रेट 250, बाद में 100 तक आ गया था। 80 में भी कभी मिलता था, 100 में भी मिलता था, लेकिन उसका एक रोल था। 1 घंटे की टेप आती है और 1 घंटे के बाद आपको उसको नया कैसेट डालना है और वो करना ही करना है। तो जनरल ऑन एन एवरेज 3 आवर्स टू 4 आवर्स हर कोई फोटोग्राफर पूरे दिन के एक वेडिंग में शूट करता था, तो आपको उतने पैसे लगने ही लगने थे। बट आजकल वो नहीं है। अभी एक कार है, तो जैसे आपने बताया कि कार महंगे हो गए, तो मैं ये इसमें थोड़ा करेक्शन करूँगा कि कार सस्ते भी हैं और महंगे भी हैं। फॉर एग्जांपल कार में भी वैरायटी है, जैसे आपने बताया आपके मोबाइल में जो कार्ड आता है वो माइक्रो एसडी कार्ड होता है, उसके बाद एसडी कार्ड होता है जो उससे थोड़ा महंगा रहता है, उसके बाद उसके ऊपर आता है सीएफ कार्ड, सीएफ कार्ड के ऊपर आता है एक्सक्यूडी, एक्सक्यूडी ऊपर होता है एसबायस कार्ड। तो इसमें मैं ये बताना चाहूँगा कि जैसे जैसे कार्ड की कीमत बढ़ती है उसके साथ साथ डेटा सिक्योरिटी भी बढ़ती है। कंपनी जब एक नया टेक्नोलॉजी इन्वेंट करती है और वो टेक्नोलॉजी आपको देती है तो उसके पीछे बहुत सारी टीम होती है, बहुत सारा खर्चा होता है, बहुत सारा एफर्ट्स लगता है। हर अभी जैसे अगर मैं बताऊं माइक्रो एसडी कार्ड के बारे में, तो जो मेरा एक्सपीरियंस है, जनरली लोग मोबाइल्स में यूज़ करते हैं, 1000 कार्ड में से वो 100 कार्ड खराब हो जाता है। उसके ऊपर फिर थोड़ा ऊपर जाएंगे आप तो जो फोटोग्राफर लोग यूज़ करते हैं, तो वहाँ पे भी 2 तरीके के कार्ड मिलेंगे आपको। कहीं सिल्वर भी आता है, सस्ता आता है, महंगा कार्ड भी आता है, प्रो सीरीज भी आता है, सामान्य सीरीज भी आता है, उसमें स्पीड भी आती है। तो आपको तय करना है ये कि आप कार्ड कौन से कार्ड में आपका काम होगा। अभी टेक्निकली अगर मैं बताऊं तो मेरी नज़र में हर कार्ड की चिप की क्वालिटी भी मायने रखती है। काफ़ी सारी कंपनी कार्ड बनाती है, बट हो सकता है कि उनके प्रोडक्शन में मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हो सकता है, या जो तो चिप का सप्लायर है या तो जो चिप मैन्युफैक्चरिंग है वो हल्के लेवल तक का हुआ हो, या तो कभी लोड में फॉल्ट आ गया हो। मैंने तो ऐसा भी देखा है कि पहले ही दिन कार खराब हो गया होगा और कोई कार 2-2, 3-3 साल चलता भी रहता है। ये मेरे साथ हुआ है, मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करूँगा, बट जस्ट नया ही हमने कार्ड परचेस किया था विद इन 2 to 3 days। उसमें हमारे इवन हम तो कार्ड वॉज फॉर वीडियो फॉर 4K, तो मैं फोटो में यूज़ कर रहा था और देयर वाज करप्शन ऑफ फोटोज। साफ नो वो कट कर मुझे दिया पाचो भाई एक तो बात रिपीट गई है। सर ये हमारे साथ भी हुआ है, हमने, मैं कंपनी का नाम मेंशन नहीं करना चाहूँगा, बट हमने उनका कार्ड लिया था और उन पर से था वीडियो का 4K, बट हमने तो फोटो में यूज़ किया, बट देन देयर वाज अ करप्शन इशू। तो ये पॉइंट्स आपका मैं बहुत रिलेट करता हूँ कि ये होता ही होता है। बेसिकली क्या होता है कि
अभी मैं भी किसी कंपनी को ना बदनाम करना चाहता हूँ, ना उनका नाम खराब करना चाहता हूँ। काफ़ी सारी कंपनियाँ ऐसा भी होता है कि कार्ड फ्री में देती है कैमरे के साथ में। यस। अभी वही कंपनी का जो कार्ड मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो 22,500 का 64 GB है फॉर एग्जाम्पल। तो एक थोड़ा आपको दिमाग लगाना है। इस एक कार्ड जो है, एक फ्री की चीज़ जरूरी नहीं है कि आपको लंबा चलेगी। और वो प्रो सीरीज की है या नहीं है वो भी आप चेक करो, क्योंकि देने वाला बंदा एक बिजनेस कर रहा है, लेकिन आप तो प्रो काम कर रहे हो, आपको एमेचर तो हो नहीं। तो आपको भी ये समझना चाहिए कि ये कार्ड मेरे काम का है या नहीं है। बहुत सर आपका बहुत एक डीप पॉइंट था और बहुत डीप समझने वाली बात थी। मैं चाहूँगा हमारे हर एक फोटोग्राफर मित्र को कि इतना आप समझ लीजिए, सेव सम पेनीज इन कार्ड, या थोड़ा पैसा बचाने में, थोड़ा बॉक्स बचाने में आप जाओगे कार्ड के अंदर, ये आपको एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आपके फंक्शन में दे सकता है। तो मैं चाहूँगा कुछ पैसे कार्ड बचाने से बेटर है कुछ पैसे और कहीं बचा लेना, बट कार्ड अच्छा यूज़ करिए, बिकॉज अब कार्ड करप्शन इज़ अ वेरी बैड थिंग। और वो शायद से वो इवेंट के लिए नहीं, पर हमारे लिए भी वो एक ट्रॉमेटिक सिचुएशन होती है, क्योंकि ये मेरे खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस आपको बताता हूँ। जब एक कार्ड करप्ट होता है ना, द प्रेशर ऑफ द अमाउंट ऑफ प्रेशर जो सर पे होता है, इट्स ट्रिमेंडस बैंगिंग आउट, बिकॉज वो टाइम पर आपका दिमाग काम ही नहीं करता, आप क्या कंट्रोल करेंगे। सिर्फ दिमाग से आप कंट्रोल नहीं कर सकते हो। मैं अगर कुछ एक्सपीरियंस फोटोग्राफर्स के शेयर करूँ मैं, तो इतना प्रेशर होता है कि फोटोग्राफर खुद छोड़ो, उसकी फैमिली तक जो उससे इमोशनली जुड़ी हुई है, उसको फोटोग्राफर को बैक में सपोर्ट करती है कि उसके आने से लेके, जाने से लेके, खाने से लेके, रहने से लेके, खाने कपड़े से लेके, सब जो फैमिली एक अपना भोग दे रहा है, वो भी उतनी ट्रॉमेटिक सिचुएशंस में आती है। और उसका बटन मैंने इतना बुरा प्रभाव देखा है कि कई बार मैंने ऐसे फोटोग्राफर से मैं मिला हूँ कि जिसका डेटा रिकवरी हो गया है, मैंने उनको सैंपल भेजा, उसके बाद भी उनका कॉल आता है कि विजय भाई अभी मैं क्या सिचुएशन में हूँ आपको पता है। तो मैंने पूछा क्या सिचुएशन में, तो बोलते मैं रो रहा हूँ। बोला अरे भाई रो क्यों रहा है, तेरा डेटा तो रिकवर हो चुका है। तो बोलता है आपको पता नहीं है विजय भाई, मेरे को ये एक्सपोजिंग के करीबन 1.5 लाख रुपए तक के चुकाने दे, और अगर मैं ये पैसे नहीं चुकाता हूँ तो मुझे तो मार्केट में रहना है, मुझे मेरा नाम खराब नहीं करना है। तो वो पैसे मैं लाता कहाँ से था। और दूसरी बात उससे भी बड़ी, क्लाइंट को क्या मुंह दिखाऊं, उसके सामने क्या जाऊं, उसको क्या जवाब दूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मेरी रातों की नींद हराम हो चुकी थी, मैं खाना नहीं खा पा रहा था, मेरे परिवार में भी ये ऐसा ही था कि ये डेटा रिकवरी हो जावे। मेरी इतने सालों की बच्चाई हुई इज्जत जो है, वो समझ लो कि अगर मैं क्लाइंट को ये बोल देता था तो मेरे पैसे तो बहुत दूर की बात है नहीं आते थे, वो तो हर किसी को पता है, कोई भी क्लाइंट नहीं देगा। बट और जब वो फोटोग्राफर ने मुझे ये बताया कि मैं थर थर काँप भी रहा हूँ, तभी मुझे उस टाइम में रियलाइज हुआ कि नहीं, हकीकत में ये काफ़ी सीरियसली लेने वाली चीज़ है। एक आधी सेकंड नहीं लगेगी, जैसे हम बोलते ना अरे अभी तो इसको मैंने जिंदा देखा था। तो हमारी भाषा में आदमी मरने से पहले 1 सेकंड पहले जिंदा होता है, डेटा भी वैसी ही चीज़ है। ये अगर दूसरी भाषा में मैं कहूँ, एक आध्यात्मिक भाषा में या मेरे लाइफ के स्टडी के ऊपर से, तो डेटा वो चीज़ है कि अगर आपको उसको मेंटेन करोगे, इट्स लाइक अ फायर, तो आपको खाना बना के देगी, और कंट्रोल में नहीं है आग लगा देगी। डेटा वो चीज़ है। डेफिनेटली इसका एक स्टेप मैं बताना चाहूँगा। अगर आप ऐसे कहीं से ऑनलाइन से आप परचेस करते भी हैं, तो उसके अंदर एक सीरियल नंबर होता है, उसका एक लाइसेंस नंबर होता है।
उसको आप वेबसाइट लेके री-वेरीफाई करिए हमेशा। अगर आप वो री-वेरीफाई नहीं करते, इवन आज तो कंपनीज के रूल्स आ गए कि अभी आपको उसको रजिस्टर ऑनलाइन करनी पड़ेगी। अगर आप नहीं करोगे आपको वारंटीज पे इशू आएगा, हर जगह इशू आएगा। चाहे आप किसी से भी एड्रेस लीजिए, पर हमेशा सीरियल नंबर को री-वेरीफाई करिए। जैसे आज एक आर्टिस्ट छोटी इन्वेस्टमेंट नहीं है, बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट है। आज बिजनेस में से ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि किसी की मेमोरी के साथ का खिलवाड़। डेफिनेटली, क्योंकि ये हार्ड डिस्क कोई छोटी चीज़ नहीं है। अब सर एक लास्ट हम टॉपिक पाएंगे, हमारा आपको बहुत अच्छा कन्वर्सेशन हुआ। अभी जो आपको देख रहे हैं, जो आपको देखने वाले हैं और जो भी नया आपसे परिचय करने वाले हैं, तो सर उनके लिए कोई शॉर्ट मैसेज, चाहे वो वेडिंग फोटोग्राफर्स हो, चाहे वेडिंग कपल्स हो, चाहे कोई भी हो। हम इसमें एक चीज़ एक ऐड करना मुझे लगता है ज़रूरी है। फोटोग्राफर कभी आपका सामने से डेटा लॉस करना नहीं चाहता। एग्जैक्टली। बाय मिस्टेकली विद बोलते हैं ना, ड्यू टू एनी सर्कमस्टेंसेस, गॉड के बोलो या पर्सनल है या इमोशनल और ह्यूमन एक्सपेंडेड, किसी के कारण भी अगर कोई डेटा लॉस होता है, मेरा ऐसा मानना है कि वो 99.9% फोटोग्राफर की मिस्टेक उसमें नहीं होती। कहीं कहीं होती है, ये मैं भी मानता हूँ, बट उसके लिए अगर एक फोटोग्राफर को ब्लेम हमेशा करोगे, इट्स नॉट अ राइट थिंग। तो आप एक एज अ क्लाइंट आपको ये समझनी होगी कि डेटा कैन बी लॉस्ट बिकॉज इट्स एन इलेक्ट्रॉनिक मीडियम। जैसे विजय सर से हमने इतनी देर बात की, उन्होंने भी वही बताना चाहा और उन्होंने वही हमें बताया भी कि आप जो कर रहे हो, आप इस मीडिया के अंदर हो, वो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है। यू आर नेवर अश्योर्ड विद एनीथिंग, सो ऑलवेज try to take backups for photographer and always try to understand the pain of photographer as well for the clients. सिर्फ फाइनल आपका मैसेज जो आप हमारे ऑडियंस को देना चाहें। इट्स अ वेरी गुड क्वेश्चन, आई मस्ट से। रिसेंटली मेरा लेक्चर था मुंबई फोटोग्राफर एसोसिएशन में, तो मैंने एक बात शेयर की। मेरा लेक्चर ख़त्म होने के बाद एक फोटोग्राफर मेरे पास आया, बोलता है विजय भाई, आपने जो बात बताई ना, आज तक किसी ने, मेंटर वगैरह ने, किसी ने भी नहीं बताई, और मैं ये ट्रॉमा में से पास हो चुका हूँ। वो बंदा 3 घंटा मेरे साथ रहा, मतलब उसको ना मेरे से कुछ काम था, बट कि मैंने सिर्फ ये अच्छी बात बताई करके नहीं कि विजय भाई को मेरे को छोड़ना नहीं, विजय भाई के साथ में मैं रहता हूँ एक ह्यूमन बीइंग की तरह। वो बंदे ने मेरे साथ जो शेयर की वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैंने वहाँ पे एक सेंटेंस पढ़ा कि जो भी फोटोग्राफर वगैरह ये क्लाइंट से एग्रीमेंट करते हैं कि भाई आप एग्रीमेंट करते हैं, तो उसमें एक लाइन डालो, वी विन, यानी कि हम लोग आपके डेटा की पूरी केयर करेंगे। फिर भी ये डिजिटल वर्ल्ड है, आपके डेटा को कुछ भी हो सकता है। जैसे कि कभी हर बार जरूरी नहीं कि मैन पावर मिस्टेक हो, गलती ऐसी भी हो सकती है कि चोरी हो सकता है, गिर सकता है, इलेक्ट्रिक की वजह से कुछ उसको डेटा को हो सकता है, करप्शन, वायरस, रैंसमवेयर, एनीथिंग मतलब एनीथिंग। तो वी विल फुल ट्राई टू रिकवर योर डेटा। द चार्जेस विल बी एप्लीकेबल, यानी कि चार्ज होगा वो क्लाइंट को देना पड़ेगा, क्योंकि आपने काम किया है फोटोग्राफी का, ना कि डेटा का प्रिजर्व करने का। यानी कि मेरी भाषा में आपने एक सेविंग अकाउंट खोला है, आपने कोई बैंक का लॉकर नहीं लिया, जिम्मेदारी नहीं लिया। काफ़ी सारे लोग ऐसा भी करते हैं कि हो गया शादी, सब कुछ हो गया, 6 महीना, साल, 1 साल, 2 साल दिखते ही नहीं, और फिर बाद में डिमांड करते हैं। तो यू आर नॉट ए डेटा बैंकर। फोटोग्राफर से सभी से मैं ये करना चाहूँगा, और आप अगर एग्रीमेंट आते भी हो तो मैं ये कहूँगा कि उसमें ये लाइन जरूर डालें कि हम आपके डेटा की पूरा ध्यान रखेंगे। अगर फिर भी कुछ होता है तो उसके चार्जेस वगैरह आप को पे करने होंगे। और एक लाइन भी डालिए कि अगर कुछ देने की बारी आई तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने तो उसके 3 दिन के फंक्शन, 5 दिन के फंक्शन, 7 दिन के फंक्शन, प्री वेडिंग, वेडिंग और कॉकटेल, ब्ला 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 सब कर लिया, तो वो भी आप अकेले नहीं हो, आपके साथ पूरी टीम है। तो किसी की भी मेहनत का पैसा जाना नहीं चाहिए।
मेरी हमेशा ये इच्छा होती है कि आप अकेले नहीं हो, आपकी वजह से किसी और का भी घर चलता है। डेफिनेटली दैट्स द पॉइंट। तो आप ऐसा नहीं करो कि आपके क्लाइंट ने पैसा दिया नहीं दिया तो आप दूसरे फोटोग्राफर का भी पैसा नहीं दोगे, या आप अपने क्लाइंट से मतलब कुछ आपके रिश्ते खराब हो गए, पेमेंट नहीं दिया, एल्बम टाइम पे डिलीवरी नहीं हुआ डेटा की वजह से। इवन मेरे खुद के ऑफिस में एग्जांपल है, पूरा पेमेंट होने के बाद भी डेटा नहीं आया। क्यों नहीं आया? कि काफ़ी सारी सिचुएशंस में डेटा आ सकता है, लेकिन आप गलत बंदे को किसी को पकड़ लोगे, खुद के ही पैर पे हथौड़ा मार लोगे, खुद ही करने को ट्राई करोगे, तो ऐसा सब नहीं करना चाहिए। हमेशा आप ये सोचो कि आप अकेले नहीं हो, इट्स अ टीम वर्क, और टीम वर्क में हर एक किसी को मेहनत का उसको मेहनताना मिलना चाहिए। डेफिनेटली सर, मैं आपकी बात से पूरा सहमत हूँ। बहुत ऐसा होता है कि हम एज अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कुछ पैसा बचाने के चक्कर में कुछ डेटा रिकवरी करने जाते हैं और उसमें ही हम हमारा डेटा गवा बैठते हैं। जो बंदे ने मुझे ये बताया ना कि मेरे साथ हादसा हुआ है, उसके बारे में पुलिस कंप्लेंट करी गई। पुलिस ने वहाँ पे 2-4 बार उसको पुलिस स्टेशन में बुलाया, या उसकी फैमिली रो रही है और पता नहीं क्या क्या। फिर आखिर में क्लाइंट फॉरेन का था, उसने केस कर दिया, केस चला 1.5 साल। अभी आप मेरे को बताओ कि आपने किसी का काम लिया, फॉर एग्जांपल मेरे वेडिंग का काम लिया है, तो आप मेरे को ये बोलोगे अरे विजय भाई सॉरी मैं आज नहीं आ सकता, कोर्ट का डेट है, कोर्ट में सुबह से जाके बैठना पड़ता है। आप काम करोगे किसी की गड़बड़ी? सर मैं तो कहूँगा कोर्ट का मैटर ही अपने नहीं आना चाहिए, इसीलिए पहले आप कॉन्ट्रैक्ट करिए। आप ये तो मैंने मेरे पहले पॉडकास्ट में अभिषेक जी के साथ भी ये मैंने मेंशन किया था कि अब के दुनिया में टुडेज टाइम जहाँ आपसे हर चीज़ में कॉन्ट्रैक्ट टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाई जाती है। इवन व्हेन यू इंस्टॉल ऐप, व्हेन यू लॉग इन फॉर फेसबुक, व्हेन यू लॉग इन फॉर यूट्यूब, व्हेन यू लॉग इन फॉर एनी मीडिया, आपसे वो टर्म्स एंड कंडीशन साइन करवाते हैं। तो व्हेन यू आर प्रोवाइडिंग सर्विस टू समवन यू शुड डू दैट थिंग। ये ज़रूरी चीज़ है, बहुत जरूरी है। अब सर हम यहाँ कंक्लूड करते हैं बिकॉज हम आपके समय का भी उतना ही मान रखते हैं। तो सर अभी फाइनल मैसेज जो हमारे ऑडियंस को देना चाहे विद इन 1 or 2 लाइन जरा प्लीज देंगे तो अच्छा लगेगा। डेटा बहुत कीमती होता है जिसकी आप कल्पना ही नहीं कर सकते हो। आप किसी की मेमोरी के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। आप चाहे भले मेरे पास ना आइए, बट किसी प्रोफेशनल की सर्विस लीजिए। ये लाइफ टाइम का बेसिक फंडा, बेसिक लाइन आप गार्ड मार के अपने दिमाग में डाल दो। किसी का भी हो डेटा, चाहे किसी का भी हो, पता नहीं वो डेटा की वैल्यू किसी को 1 लाख में पड़ेगी, किसी को 1.5 लाख में, किसी को 15 लाख में। और मेरा मानना यही है कि दुनिया का अमीर से अमीर आदमी भी अगर अपना पूरा पैसा खर्चा कर भी देना और सपोज हार्डवेयर फेलियर हो गया है या ऐसा कुछ सिचुएशंस हो गया है, तो सब पैसा डालने के बाद भी वो डेटा वापस उसको मिलने वाला नहीं है। और ऐसा होने वाला नहीं है कि अरे सॉरी सर आई लॉस्ट योर डेटा, अब वापस शादी करो। सो इसी फनी नोट्स के साथ, बट टेक इट सीरियसली, मैं यही कहना चाहूँगा। ये जी हमें सुनने के लिए और अर्चित को सपोर्ट भी कीजिएगा जरूर। ऐसे आगे और भी वीडियो आएंगे। थैंक्स। जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने आपका इतना शुभ समय हमें दिया। मैं जानता हूँ कि आप हमारी बात थोड़ी ज़्यादा हो गई, मैंने आपको कम समय में थोड़ा आपने समय ज़्यादा दिया, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सारा समय आपने हमें दिया। तो सबसे कीमती चीज़ समय होती है, बिकॉज यू कांट रिट्राइव योर टाइम इन द वर्ल्ड। उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर कि आपने अपना समय दिया। हाँ, ये बहुत बहुत शुक्रिया। ये आपने बहुत अच्छी चीज़ कही कि मैं डेटा रिकवरी कर सकता हूँ, टाइम रिकवरी।